पिछले 20 दिनों में अमेरिकी शेयर बाजार ने $4 ट्रिलियन खो दिए हैं। Wiping out $4 trillion in market value from the S&P 500. The S&P 500 had its biggest one-day drop. The chance of recession is higher than most people believe. Many experts believe the US could enter a recession this year. $4 ट्रिलियन यानी भारत की जीडीपी के बराबर रकम सिर्फ 20 दिनों में मिट गई और इस खून खराबे में कोई भी दिग्गज कंपनी नहीं बची। एप्पल ने सिर्फ एक दिन में $174 बिलियन गंवा दिए, टेस्ला ने $127 बिलियन और एनवीडिया ने $140 बिलियन का नुकसान झेला है। अमेरिकी शेयर बाजार से खून बह रहा है। Apple shares posting their worst month in more than 2 years. America's biggest technology companies lost some $750 billion in all. Even Tesla, it turns out, doesn't like tariffs. That company, owned by President Trump's right-hand man, Elon Musk, has sent a letter to the administration warning that it could be affected by retaliatory tariffs from the escalating trade war. ये सिर्फ एक मार्केट क्रैश नहीं है, ये कुछ बहुत ही डरावने की शुरुआत है, क्योंकि सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 20 साल के उच्चतम स्तर पर है। हाउसिंग आम अमेरिकियों के लिए बिल्कुल अनअफोर्डेबल होती जा रही है। क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है और अब ट्रंप ने चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर छेड़ दी है। We've been ripped off by every country in the world, friend and foe. We've been ripped off on trade. Trump administration's tariff on Chinese goods is officially in effect and have a trickle-down effect that could hurt American businesses and American consumers. New invisible wall of tariffs being built by Donald Trump could act as a barrier for millions of American families. अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ अमेरिका तक सीमित रहेगा तो याद रखिए, जब अमेरिका छींकता है तो पूरी दुनिया को सर्दी लग जाती है और भारत में इसके संकेत पहले से ही दिखने लगे हैं। विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, बाजार वोलेटाइल हो रहा है और हर गुजरते दिन के साथ आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका एक भयंकर मंदी की ओर बढ़ रहा है? अगर हाँ, तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? और सबसे जरूरी, अगर मंदी आने वाली है तो आप अपनी फैमिली को कैसे बचा सकते हैं? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मंदी का मतलब बस इतना है कि अगर जीडीपी लगातार 2 तिमाही तक गिर जाए तो उसे मंदी कहा जाता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मंदी की 2 परिभाषाएं होती हैं, एक टेक्निकल रिसेशन और दूसरी रियल रिसेशन। अगर जीडीपी लगातार 2 तिमाही तक घटती है तो इसे टेक्निकल रिसेशन कहा जाता है, लेकिन आप अभी अमेरिकी जीडीपी को देखें तो वो भी अभी बढ़ रही है, बस उसकी ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है। दूसरी तरफ रियल रिसेशन की परिभाषा नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के 4 अहम सवालों पर निर्भर करती है। पहला, क्या लोग नौकरियां खो रहे हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है? दूसरा, वेतन बढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं, यानी इनकम लेवल्स क्या कह रहे हैं? तीसरा, क्या लोग अभी भी शॉपिंग कर रहे हैं या अपने खर्चों में कटौती कर रहे हैं? और चौथा, क्या औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है या गिर रहा है, जिसे हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। फिलहाल अमेरिकी अर्थव्यवस्था से मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। इन संकेतों ने अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है और मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास पर टैरिफ्स के प्रभाव को लेकर चिंताओं को जन्म दिया है। ये जरूरी है कि हम इन्फ्लेशन को 2% के लक्ष्य तक लाएं। गुरुवार को सरकार ने रिपोर्ट दी कि जीडीपी लगातार दूसरी तिमाही में गिरी है, जिससे संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था रिसेशन में जा सकती है। कीमतें बढ़ रही हैं, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। आप समझ सकते हैं कि लोग इतने चिंतित क्यों हैं। अर्थव्यवस्था कहां जा रही है? और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य की भविष्यवाणी करना कठिन है, लेकिन फिलहाल वर्तमान को समझना भी मुश्किल होता जा रहा है। देखिए, जीडीपी अभी भी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ 3.1% से घटकर 2.3 पर आ गई है। जॉब मार्केट ठंडा हो रहा है, लेकिन पूरी तरह गिर नहीं रहा। लेकिन स्टॉक मार्केट बेहद अस्थिर है और इंटरेस्ट रेट्स ऊंचाई पर है। तो सवाल ये है कि अगर अमेरिका अभी भी रियल रिसेशन में नहीं है तो फिर हर कोई घबराया हुआ क्यों है? इसका जवाब एक चार्ट में छिपा है, जिसने पिछले 50 सालों में हर बड़ी अमेरिकी मंदी की भविष्यवाणी की है और इस समय ये चार्ट खतरे की घंटी बजा रहा है। इसे यील्ड कर्व कहा जाता है। हर बार मैं फिर से कह रहा हूँ, हर बार जब ये इन्वर्टेड हुआ तो मंदी आई है। 2007 में यील्ड कर्व इन्वर्टेड हुआ था और 2008 में भयंकर वित्तीय संकट आया
आया। 2000 में यील्ड कर्व इन्वर्टेड हुआ था और .com बबल फट गया। 1969 में यील्ड कर्व इन्वर्टेड हुआ और 1970 में मंदी आ गई। 1973 में यील्ड कर्व इन्वर्टेड हुआ और एक और भयंकर मंदी ने दुनिया को हिला दिया और अब यील्ड कर्व लगभग इन्वर्टेड होने वाला है। तो दो बड़े सवाल, यील्ड कर्व आखिर है क्या और ये मंदी की भविष्यवाणी कैसे करता है, इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए कि सरकार को 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, वो भी 3 साल के लिए। इसके लिए सरकार 100 बॉन्ड जारी करती है। हर बॉन्ड की कीमत 1 लाख रुपए होती है और ये 3 साल की अवधि के लिए 2% ब्याज दर पर दिया जाता है। अब अगर आप इस बॉन्ड का 1 यूनिट खरीदते हैं तो सरकार आपको पहले साल 2000 रुपए देगी। तो सरकार आपको पहले साल 2000 रुपए, दूसरे साल 2000 रुपए और तीसरे साल भी 2000 रुपए ब्याज के रूप में देगी और तीसरे साल बाद आपका 1 लाख रुपया आपको वापस मिल जाएगा। सुनने में आसान लगता है लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यील्ड और इंटरेस्ट रेट्स एक ही चीज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट रेट सरकार द्वारा तय की जाती है। जब सरकार बॉन्ड जारी करती है तो वो ब्याज दर पहले से तय कर देती है। हमारे उदाहरण में ये 2% प्रति वर्ष है। तो चाहे बाजार में कुछ भी हो जाए, जिन निवेशकों ने बॉन्ड सीधे सरकार से खरीदा है उनके लिए ये 2% नहीं बदलेगा, लेकिन यील्ड बाजार की मांग के आधार पर बदलता रहता है और यही पर चीजें बेहद दिलचस्प हो जाती हैं। मान लीजिए आपने ये बॉन्ड 1 लाख रुपए में 2% इंटरेस्ट रेट पर खरीदा, लेकिन अचानक सरकार एक नया बॉन्ड जारी करती है जिसका इंटरेस्ट रेट 5% है। अब कोई भी आपके 2% वाले बॉन्ड को खरीदना नहीं चाहता क्योंकि वे नए बॉन्ड से 5% इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं। ऐसे में अगर आप अपने 2% वाले बॉन्ड को 3 साल की अवधि पूरी होने से पहले बेचना चाहें तो आपको इसे 1 लाख रुपए में बेचने में मुश्किल होगी। इसीलिए बायर्स को आकर्षित करने के लिए आपको इसकी कीमत कम करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि आप इसे 50,000 रुपए में बेच देते हैं। नया खरीदार अब भी हर साल 2,000 रुपए ब्याज दर के रूप में कमाएगा क्योंकि ब्याज दर पहले से फिक्स्ड है। लेकिन चूंकि उसने सिर्फ 50,000 रुपए में ये बॉन्ड खरीदा तो उसकी एक्चुअल रिटर्न यानी यील्ड होगी 4%। यानी अब इंटरेस्ट रेट तो अभी भी 2% है लेकिन यील्ड 4% हो गई है क्योंकि खरीदार ने बॉन्ड के लिए कम कीमत दी। इसका मतलब ये है कि जब बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं तो यील्ड बढ़ जाती है। अगर आपको यील्ड और इंटरेस्ट रेट का फर्क समझ आ गया हो तो अब देखते हैं कि अमेरिका में फिलहाल क्या हो रहा है और इस पर भारत को ध्यान क्यों देना चाहिए। एक मजबूत अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टर्स भविष्य को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड में हाई यील्ड होती है और शॉर्ट टर्म बॉन्ड में लो यील्ड होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 1 ईयर बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको 3% यील्ड मिल सकती है, जबकि 10 ईयर बॉन्ड पर 5% यील्ड मिल सकती है। ये एक सामान्य स्थिति है। अगर आप 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर और 30 ईयर बॉन्ड्स के यील्ड को ग्राफ पर देखें तो ये ऊपर जाती हुई यील्ड कर्व बनाती है, यानी जितना लंबा निवेश उतनी ज्यादा कमाई। लेकिन फिर जैसे जैसे रिसेशन करीब आता है सब कुछ बदलने लगता है। ट्रम्प के टैरिफ ने इन्वेस्टर्स को डरा दिया है और मार्केट से $4 ट्रिलियन गायब हो चुके हैं। मंदी की आशंकाओं और आर्थिक गिरावट के कारण इन्वेस्टर्स अमेरिकी शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने बुधवार को ऐलान किया कि महंगाई से लड़ने के लिए इंटरेस्ट रेट्स फिर से बढ़ाई जा रही हैं। जब महंगाई ज्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती हैं और कंपनियां संघर्ष कर रही होती हैं, तो स्टॉक मार्केट्स क्रैश होने लगते हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं। वे अपना पैसा शेयर बाजार से निकाल कर लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल देते हैं क्योंकि ये सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है, इन्वेस्टर को देश के शॉर्ट टर्म आर्थिक भविष्य पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए वे 1 ईयर बॉन्ड खरीदने से बचते हैं। इसके बजाय वे 10 ईयर और 30 ईयर बॉन्ड्स की तरफ भागते हैं। इसकी ज्यादा मांग के कारण इन बॉन्ड्स की कीमतें बढ़ जाती हैं और जब बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं तो यील्ड गिरती है। दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को कम खरीदार मिलते हैं जिससे उनकी कीमतें गिरती हैं और यही वो समय होता है जब यील्ड कर्व इन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए 1 ईयर बॉन्ड की यील्ड अब 6% हो गई है जो पहले से ज्यादा है, लेकिन 10 ईयर बॉन्ड की यील्ड 4% हो गई है जो पहले से कम है, यानी यील्ड कर्व उलट गई। अब इस चार्ट को देखिए, यील्ड कर्व लगभग इन्वर्ट होने वाली है। 1 मंथ बॉन्ड की यील्ड 6 मंथ, 5 ईयर और 10 ईयर यील्ड से ज्यादा हो गई है। 3 मंथ बॉन्ड की यील्ड 5 ईयर और
7 ईयर यील्ड से ज्यादा हो चुकी है। अगर 3 मंथ बॉन्ड की यील्ड 10 ईयर बॉन्ड की यील्ड से ज्यादा हो जाती है तो मंदी की संभावना बढ़ जाती है। ये वित्तीय दुनिया में सबसे बड़ा रिसेशन वार्निंग सिग्नल माना जाता है। जैसा कि हमने देखा पिछले 50 सालों में हर बार यील्ड कर्व इन्वर्ट हुई तो मंदी आई। अब सवाल ये है कि ये इतनी चौंकाने वाली बात क्यों है? जब ट्रम्प सत्ता में आए थे तब सब कुछ बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था। इन्वेस्टर्स खुश थे, बिजनेस तेजी से बढ़ रहे थे और वॉल स्ट्रीट जश्न मना रही थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। इस हफ्ते मार्केट ने साल के सबसे खराब दिन को देखा। नस्डाक और S&P दोनों गिर गए। नस्डाक 4% गिरा, टेस्ला 15% गिरा, एनवीडिया 5% गया और अल्फाबेट और मेटा 4% से ज्यादा गिर गए। फरवरी के मध्य तक बाजार में तेजी बनी रही, लेकिन फिर अचानक मंडे को जबरदस्त गिरावट आई। इस दिन नस्डाक 4% जो 2022 के बाद से सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट थी। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे इन्वेस्टर ने बाजार पर भरोसा खो दिया? सबसे पहला कारण ट्रम्प की ट्रेड वॉर वापस आ गई और अब ये बहुत खतरनाक असर डाल रही है। इसके जवाब में चाइना ने भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगा दिए हैं और अब ये कदम कई तरीकों से बैकफायर कर रहा है। पहला असर, टैरिफ चीजों को महंगा बना देंगे। अगर आप यूएस इकोनॉमी को देखें तो ये नेट इंपोर्टर है, यानी ये दूसरे देशों से भारी मात्रा में सामान खरीदता है। और जब बात चाइना की आती है तो अमेरिका और चीन के बीच $279 बिलियन का व्यापार घाटा है, यानी अमेरिका चीन से $279 बिलियन ज्यादा खरीदता है जितना वो चीन को बेचता है। और सबसे बड़ा झटका ये कि टैरिफ का असर चीन पर नहीं पड़ रहा बल्कि खुद अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। ट्रम्प सरकार के टैरिफ अब लागू हो चुके हैं और इसका अमेरिकी उपभोक्ताओं पर गहरा असर पड़ने वाला है। ट्रम्प का नया इनविजिबल टैरिफ वॉल लाखों अमेरिकी परिवारों के लिए एक बड़ी आर्थिक बाधा बन सकती है। टैरिफ का असर आम लोगों की हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतों पर असर पड़ता है, क्योंकि इम्पोर्टिंग कॉस्ट बढ़ने पर कंपनियां इन बढ़ी हुई कीमतों को कस्टमर्स पर थोप देती हैं। यानी अगर पहले एक अमेरिकी उपभोक्ता चीन से बना स्मार्टफोन $1000 में खरीद रहा था और अब ट्रम्प ने 10% टैरिफ लगा दिया तो स्मार्टफोन का दाम $1100 हो गया। तो सवाल ये है कि ये एक्स्ट्रा $100 कौन चुका रहा है? अगर आपको लग रहा है कि चीन इस 10% का नुकसान उठा रहा है तो आप गलत हैं। असल में ये पूरा बोझ अमेरिकी उपभोक्ता उठा रहे हैं, जो स्टोर पर खड़े होकर सोच रहे हैं ये फोन $100 महंगा क्यों हो गया। अगर आप इस स्थिति को बहुत करीब से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसका बोझ बिजनेस पर नहीं बल्कि अमेरिका के कंज्यूमर्स पर पड़ रहा है। यही कारण है कि अमेरिकी लोग ज्यादा पैसे दे रहे हैं, बिजनेस को नुकसान हो रहा है और स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है। अब अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम है। अगर आप नंबर देखें तो टेस्ला मॉडल 3 को संघाई में बनाना अमेरिका से 65% सस्ता है और ये सिर्फ कारों तक सीमित नहीं है। चीन के प्रोडक्ट्स की कीमत इतनी लोअर है कि फुटवियर और हेडवियर में 59% प्रोडक्ट पर चीन सबसे सस्ता सप्लायर था। मेटल प्रोडक्ट्स में भी ये आंकड़ा 54% था। मतलब अमेरिका जो टैक्स लगा रहा है उसका नुकसान चीन को नहीं बल्कि खुद अमेरिकियों को हो रहा है और ये सिर्फ शुरुआत है। दूसरी बड़ी समस्या, अमेरिकी कंपनियां अपने प्रॉफिट गंवा रही हैं क्योंकि एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां चीन पर निर्भर हैं। जब रॉ मटेरियल्स महंगा होगा तो प्रॉफिट घटेगा तो स्टॉक प्राइसेस गिरेंगी और जब स्टॉक प्राइसेस गिरेंगी तो इन्वेस्टर्स घबरा जाएंगे जिससे मार्केट सेल ऑफ शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि नस्डाक, S&P 500 और डॉ जोन्स में भारी गिरावट आ रही है। और बुरी खबर ये है कि टैरिफ वॉर और तेज हो रही है। फरवरी 2025 में ट्रम्प ने मैक्सिको और कनाडा से आने वाले सभी गुड्स पर 25% टैरिफ और कनाडाई क्रूड ऑयल पर 10% टैरिफ लगा दिया। पहले इसे पोस्टपोन किया गया, फिर 4 मार्च को अमेरिका ने इन पर टैरिफ को लागू कर दिया। इसके बदले कनाडा ने $30 बिलियन के गुड्स पर 25% टैरिफ लगा दिया और चीन ने भी अमेरिका पर भारी टैरिफ लगा दिया। नतीजा, मार्केट में अफरा तफरी मच गई, इन्वेस्टर्स घबरा गए और डॉलर तक गिरने लगा क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स गोल्ड और जापानी येन में निवेश करने लगे। अब सवाल ये उठता है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा और हमें इससे कैसे बचना चाहिए। पहली बात, इंडिया पर असर असली है। S&P 500 में 7.5% की गिरावट आई है और इसी दौरान निफ्टी 50 भी 2.7%
60% गिरा है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि अमेरिका भारतीय IT, फार्मा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट है। TCS, इंफोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों की आधी कमाई सिर्फ अमेरिका से आती है। अगर अमेरिका में मंदी आई तो भारत की IT इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगेगा, लेकिन ये सिर्फ IT तक सीमित नहीं रहेगा। अगर फार्मा एक्सपोर्ट घटे तो डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा जैसी कंपनियां प्रभावित होंगी। अगर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कम हुआ तो सूरत और लुधियाना की फैक्ट्रियों पर असर पड़ेगा। ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट घटा तो भारतीय सप्लायर्स बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है अगर अमेरिका को जुकाम होता है तो पूरी दुनिया को बुखार आ जाता है। और आखिरी बात, विदेशी इन्वेस्टर्स पैसा निकालने लगेंगे। 2008 के क्रैश के दौरान फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भारतीय मार्केट से 52,000 करोड़ रुपए निकाल लिए थे, जिससे भारतीय स्टॉक मार्केट 60% तक गिर गया था। अब सवाल ये है, इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट, बेकार के खर्चे मत करो, महंगे प्रोडक्ट्स मत खरीदो और EMI ट्रैप में मत फंसो। सेकंड, इमरजेंसी फंड बनाओ, कम से कम 6 से 12 महीनों की सेविंग्स रखो ताकि जॉब लॉस या मंदी के असर से बच सको। थर्ड, बड़े खर्चे टाल दो, अभी घर मत खरीदो और बेवजह लोन मत लो। फोर्थ, अपनी स्किल्स बढ़ाओ, हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स दोनों सीखो क्योंकि मंदी में स्किल्स वाले लोग ही टिकते हैं। फिफ्थ, कम्युनिकेशन सीखो, अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो तो आपके लिए निकाले जाने की ज्यादा संभावना हो जाती है। तो ये था US रिसेशन का भारत पर असर और हमें इससे कैसे बचना चाहिए, और आखिर में हम बस यही उम्मीद करते हैं कि अमेरिका मंदी में न जाए। दोस्तों, आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।